नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज दिन भर हमने आपको झारखंड के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी कवरेज दिखाई। इस कवरेज को दिखाने में जब न्यूज 11 भारत 10 लाइव यूनिट्स के साथ हर पल की तस्वीरें आपके पास पहुंचा रहा था, तो इस कवरेज के मामले में बड़े बड़े नेशनल चैनल भी हमसे पीछे नजर आए। हमने हर पल की खबर सबसे पहले आपको दिखाई। तस्वीरों के माध्यम से पूरे दिन आपको इस सबसे बड़े ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन त्रिकूट से आपको रूबरू करवाया, आपको बाखबर करवाया। इतना ही नहीं, झारखंड हाई कोर्ट में भी हमारे खबर की गूंज उठी, जहां पर झारखंड हाई कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया इस मामले पर, तो उसमें भी हमारे खबर की गूंज थी। इतना ही नहीं, हमने वहां मौजूद हर एक अधिकारी की सबसे पहली तस्वीर आप तक पहुंचाई, हर एक रेस्क्यू सबसे पहले आप तक पहुंचाया। और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद एक ही बात समझ में आई, एक ही बात जहन में आई, एक ही शेर जहन में आया कि तुझसे लड़कर भी मुकम्मल खड़ा हूं, देख है मौत तुझसे मैं कितना बड़ा हूं। डंके की चोट में आज इन्हीं तस्वीरों से आपको बाखबर करवाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए डंके की चोट पर। 2500 फीट की ऊंचाई, नीचे गहरी खाई, ऊपर से मौत से लड़ाई। 45 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन। एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, स्थानीय लोग, सबने मिलकर अंजाम दिया ऑपरेशन त्रिकूट। तुझसे लड़कर भी खड़े हैं, मौत हम तुझसे बड़े हैं। पूरे 2 दिन 45 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन। इस बीच एक तस्वीर, पता नहीं आप लोगों ने क्या देखा नहीं देखा, देश ने क्या देखा नहीं देखा, झारखंड ने क्या देखा नहीं देखा, लेकिन एक तस्वीर जो मैंने देखा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तस्वीर एक बच्चा जो पूरे 3 दिन 45 घंटे से ज्यादा फंसा हुआ था, 45 घंटे लगभग फंसा हुआ था, ट्रॉली में लटका हुआ था जिंदगी और मौत के बीच। उस बच्चे को जब सेना ने उसका रेस्क्यू किया, उसको बचाया, तो उस बच्चे ने जो कहा, उसके बाद जिंदगी की जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी साफ हो जाती है कि आपके जीने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। या तो जिंदगी जैसे जिला रही है जीते जाओ, या फिर मौत की आंखों में आंखें लड़ाओ और मौत को बोलो कि देख तुझसे लड़कर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, मौत हम तुझसे कितने बड़े हैं। सुनाइए उस बच्चे की बाइट, सुनाइए उस बच्चे का बयान जिसमें वो दिखा रहा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत और जिंदा दिल हो सकती है। सुनाइए। मजा आया, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे ना, उसमें मजा आ गया। उसमें मजा आ गया। क्या नाम हुआ आपका? कर्तव्य राज। इंडियन आर्मी कैसे हैं? अच्छे अच्छे हैं। हाँ। कितने, कौन से क्लास में? हम फोर्थ में हैं। नहीं, मजा आया, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे ना, उसमें मजा आ गया। उसमें मजा आ गया। क्या नाम हुआ आपका? कर्तव्य राज। इंडियन आर्मी कैसे हैं? अच्छे अच्छे हैं। हाँ। कितने, कौन से क्लास में? हम फोर्थ में हैं। नहीं, मजा आया, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे ना, उसमें मजा। इस बच्चे के बयान में बहुत मासूमियत है, लेकिन मेरा यकीन है कि इसने आपके चेहरे पर मुस्कान दे दी होगी। हमें दुख है, 3 मौतों का दुख है, निस्संदेह दुख है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। हादसा होता है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मौत से आंखों से आंखें लड़ा देना भी एक बहुत बड़ी कला है। इस बच्चे ने मौत से पंजा लड़ाया और उसके बाद देखिए ये बच्चा कितनी मासूमियत से कह रहा है कि अंकल जब ऊपर खींचे ना, मजा आ गया। ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली, देखना आपको है, तय आपको करना है। इस बीच
वो 45 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रॉली में फंसी हुई एक महिला ने क्या महसूस किया, हमारे संवाददाता ने उस महिला से बात की है। आपको वो आप भी थी, मौत से दो हाथ करती हुई उस महिला की आप भी थी, सुननी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन आपने पूरे दिन देखा, लेकिन उस दौरान जो फंसे हुए लोग थे, जिनकी सांसें अटकी हुई थी, वो क्या महसूस कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, यह जानना जरूरी है। एक बार उस महिला की आप बीती सुना दीजिए ताकि हम इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएं। सुनाइए। और तपती धूप और इन सब के बीच डर के साये में वो 24 घंटे। हम बात करेंगे दुमका की रहने वाली हैं, जो रोपवे जो घटना हुई है उसमें ये भी शामिल थी। इनको एयरलिफ्ट करके बाहर लाया गया, हालांकि उस दौरान कुछ कैजुअल्टी भी हुई है, इनको चोट भी लगा है और जिसके बाद अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो 24 घंटा था, अनीता दाशी इनका नाम है, दुमका की रहने वाली हैं। अनीता जी, कैसा था वो मंजर जब ट्रॉली में आप अकेली थी या कोई और? 4 लोग थे। जैसे हम लोग 4 बजे हम लोग थोड़ा सा ही घूमे थे, 1 घंटा जैसा। इसके बाद बोले अब घर जाएंगे। तो जब लौटते समय चढ़े ट्रॉली में, 2 मिनट ट्रॉली नहीं चला और खड़खड़ खड़खड़ आवाज होने लगा। खड़खड़ खड़खड़ होते होते एकदम गड़गड़ गड़गड़ पूरा एकदम उलट पुलट होने लगा, पूरा एक्सीडेंट जैसा लगने लगा। हम लोग को इधर उधर, हाथ में भी मेरा लगा है इधर पूरा। इसके बाद में हम लोग भगवान को बुलाने लगे उसमें, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, रक्षा करो बजरंगबली। हम लोग इस तरह बोलने लगे, हे भगवान, हे विपत्तानी, पूरा सब कोई बुलाने लगे, चारों हिंदू ही थे। तो बुलाते बुलाते थोड़ा सा उन लोग को पता चला, वो रोकोई वाला को वो लोग बंद किया, टूट गया था, बंद किया, उसको बांध दिया तो रुक गया पूरा। हाँ, पैराशूट में जो लेके गया उसमें हम जो जाएंगे, मेरे पास ताकत नहीं बचा था, तो पानी तो पिए, थोड़ा सा अच्छा लगा और यहाँ बांध दिया, यहाँ पर बेल्ट, और बेल्ट से वो लोग किया। और घींच जो रहा तो 3 बार दरवाजे में हमको लगा, 3 बार झटका लगा, 3 बार घायल हो गए पूरा। इसके बाद चौथा बार में हम ऊपर उड़े और हेलीकॉप्टर के पास हम आँख मूंद दिए। हम यहाँ भगवान को नाम कर रहे थे और आँख मूंद दिए थे, हम बोले नहीं दिखेंगे हम। तो वहाँ पहुँच गए तो वो लोग हमको खींच के ले लिया, हेलीकॉप्टर में बैठा लिया। इसके बाद में हम वहाँ खोले आँख। तो मतलब आपको लगता है कि एक तरीके से जिंदगी आपको दोबारा मिली? नई जिंदगी मिली। हम आशा नहीं किए थे कि हम घर जाएंगे, इसलिए हम घर में किसी को फोन नहीं किए थे। सब परेशान था, फोन कर देंगे सब आके यहाँ रोएगा, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। हम लोग जितना नेता मंत्री का फोन था हम सबको फोन मारे थे, जब तक मेरा फोन चार्ज था। रविवार रात को नौलिन सोरेन, सुनील सोरेन, जितना सोरेन सबको हम फोन मारे, रांची फांची सब जगह फोन मारे कि हेलीकॉप्टर बुलाइए, हम लोग इस तरह फंस गए हैं। घर में किसी को नहीं फोन किए, घर में करके ये लोग क्या कर लेगा। तो जब आपने हेलीकॉप्टर देखा, क्या हेलीकॉप्टर आ गया है? उसके बाद भी नहीं था? हम सोचे शायद गिर जाएंगे ना, क्या निपट पाएंगे ना क्या। जब वहाँ बिठा लिया घींच के, हमने आँख खोला, देखे हमको सीट में बिठा दिया, ये वाला खोल दिया बेल्ट, तब हम चैन से, तब हम देख रहे हैं यहाँ तो मेरा खून पूरा टपक रहा है, वहाँ भीग गया पूरा गमछा मेरा। तो हम उसको बोल रहे हैं, इस दौरान डर से आप अपनी आंखें बंद की हुई थी? हम देखेंगे तो शायद हेड फेल हो जाएंगे, हम ऐसा सोच रहे थे। तो आपको लगता है कि ये दोबारा जिंदगी मिली है, ये सेना के जवानों की बदौलत ही मिला है? बहुत ही करके वो लोग उड़ के आया, उड़ के चढ़ा, बोला गेट खोलिए। हम लोग गेट कैसे खोलेंगे, गेट तो बाहर से बंद है ना। तो फिर वहाँ से आया, इतना छोटा छोटा जगह था, उसमें पैर दिया और गेट को खोला, खोल के उसको खींच लिया। हम लोग अंदर आया, अंदर के बोला कौन पहले जाएगा, तो वो लोग बोला दीदी डरती है, दीदी को पहले भेजिए। देखिए, इसी तरीके से कई लोगों की जिंदगी सेना के जवानों ने बचाई है और यही वजह है कि जितने भी लोग रेस्क्यू करके लाए गए, उनको लगता है कि सेना की बदौलत ही, सेना के रेस्क्यू की बदौलत ही उन्हें ये एक नई जिंदगी मिली है। कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 देवघर। हमने आपको 2 आप बीती सुनाई। एक छोटे से बच्चे की आप बीती जिसने मौत से आंखें मिलाई और उस बच्चे ने कहा कि आर्मी वाले अंकल ने जब ऊपर खींचा ना, बहुत मजा आया। जिंदगी का पूरा फलसफा, जिंदगी की पूरी फिलॉसफी वहीं पर है। और फिर दूसरी फिलॉसफी आपको इस महिला ने बताई कि स्थितियां कितनी कठिन थी और जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, उन सभी लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, एक सैल्यूट बनता है। यहां ऐसी स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेना बहुत आसान है, लेकिन वहां पर जिनकी जान फंसी हुई थी, उन लोगों की जान को बचाने वाले वो लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस कड़ी गर्मी में 45 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन, दिमाग में यह चिंता कि ऊपर में जो लोग फंसे हुए हैं किस हाल में, किस स्थिति में हैं,
आप अंदाजा नहीं लगा सकते, दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता होगा। देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा रुख करते हैं मंजूनाथ भजंत्री का। मंजूनाथ भजंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। भजंत्री साहब, अब तो बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे, अब लग रहा होगा कि चलिए मिशन एकम्प्लिश्ड। 46 लोगों की जान बचा लेना एक बहुत बड़ा एकम्प्लिशमेंट है प्रशासन के लिए, आपके लिए। जी जी अभिषेक जी, लेकिन 2 लोगों की जो हम लोग नहीं कर पाए, उसके लिए तो हम उनके परिवार के लिए हम कंडोलेंसेस बताते हैं। लेकिन 46 लोगों को सेना ने जो कर दिखाया, ये अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। जी जी। अब मंजूनाथ जी, अब मैं आप जानते हैं कि मुझे घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है, मैं एकदम टू द पॉइंट बात करता हूं। अब तक एक बात जो है वो सामने नहीं आ पाई है कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था। देवघर डीसी साहब अब तक अपनी जांच में क्या पाते हैं? मतलब वो घटना स्थल पर गए, सारी लोगों से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, क्या लगता है, इट वॉज एन एक्सीडेंट या फिर ये एक लापरवाही थी? अब तक आपको क्या लग रहा है इस मामले में? देखिए, अभी किसी तरह का उसमें बताना जजमेंटल घोषित होगा, और क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने काफी गंभीर इसको लिया है और उन्होंने बताया है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होगा, और माननीय पर्यटन मंत्री जी ने भी बताए हैं। तो हमको अगर इसमें अभी तत्काल के लिए अगर कुछ भी बोल देंगे तो उसमें जजमेंटल रहेगा। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो रहा है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नेग्लिजेंस हुआ है, खासकर जो केबल कार ऑपरेटर जिस तरीके से चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुआ है। तो उसके संबंध में हम लोग राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये जैसे ही वहां से निर्देश आ जाएगा, जो हम लोग उसको इंक्वायरी करेंगे सारा चीज और आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो वहां जो बताया जाता है कि वहां के टेक्निकल पीपल, उनके अनुसार जिस तरीके से वो हुआ है, वो उन्होंने कभी इस तरह का नॉर्म कभी पाया नहीं है कि वो जिस तरीके से वो ऊपर हिल के ऊपर जो पुली है, पुली में इतना वो ऑलरेडी टेंशन रहता है कि केबल वो पुली से हट के थोड़ा सा इस तरफ नहीं आ सकता है। तो वो लोग भी काफी थोड़ा सा आश्चर्यचकित है। वो उनके टेक्निकल टीम भी जो कंपनी की वो भी स्टडी कर रही है कि क्या वजह हो सकता है कि ऐसे हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि ये घटना हुई है और कुछ लोगों की जान गई, और ये तो काफी चिंता की विषय है। तो ये तो नेग्लिजेंस तो है कहीं ना कहीं। अच्छा देवगढ़ डीसी साहब, एक सवाल ये है कि रामनवमी का दिन था जिस दिन ये हादसा हुआ। पहली खबर जब आप तक पहुंची होगी, चूंकि उस वक्त जब हमारे पास भी, मैं सच बात बताता हूं कि जब हमारे पास भी ये खबर आई थी, हम पूरे झारखंड भर का शोभा यात्रा दिखा रहे थे। हमें लगा कि ठीक है, एक छोटा सा हादसा होगा, हो जाएगा। हमें इसका अंदाजा नहीं था कि वहां पर 48-49 लोग फंसे हुए हैं। लेकिन वो दिन था, अचानक से हमें खबर मिली, हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, हमने सबसे पहले इस खबर की तह में जाने की कोशिश की और सबसे बड़ी कवरेज भी हमने दिखाई। देवघर डीसी, चूंकि हम तो मीडिया वाले लोग हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि खबर हमें यूं के यूं पहुंचानी है। लेकिन देवघर डीसी के ऊपर जिम्मेदारी थी कि भाई अब आगे क्या एक्शन किस तरीके से लेना है। तो आपने इस स्थिति में मतलब किस तरीके से अपने आप को वो किया, क्या आपकी प्राथमिकता थी, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन टफ था, आप आगे किस तरीके से बढ़े? थोड़ा दर्शक भी इस एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं कि इसको आपने कॉप अप कैसे किया। देखिए, खासकर उस दिन जैसे कि आप बता रहे कि रामनवमी था और हम सभी लोग पूरा जिला प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर उस दिन पूरा शांतियुक्त तरीके से सारे रामनवमी के जो जुलूस होता है वो निकल ले, उसके लिए हम लोग पूरा तैयारी करके बैठे थे। और वो 4:30 बजे के आसपास भी आप लोग जानते हैं कि वो जुलूस निकलना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे। तो हमको 5:08 में हमारे एक वरीय पदाधिकारी का फोन आया कि त्रिकुट में तो कुछ रोपवे में कुछ फॉल्ट आया, कुछ लोग फंसे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ऑलरेडी एनडीआरएफ को इन्फॉर्म कर दिए हैं और वहां के बीडीओ को भी और थाना प्रभारी को भी इंफॉर्मेशन चली गई है और वो लोग वहां रश कर रहे हैं। तो हमको जैसे इंफॉर्मेशन आया तो
फिर ऑलरेडी हम लोग जुलूस का भी देख रहे थे कि क्या स्थिति है। तो तब हमने इमीडिएटली अनुमंडल पदाधिकारी को भी बताया कि यू रश और वहाँ सिचुएशन को इमीडिएटली असेस करके मुझे बताया कि क्या सिचुएशन है। तो फिर उसके बाद हमको लगा कि क्योंकि ये रोपे है और काफी ये जो पर्यटक केंद्र है और देवघर सांस्कृतिक केंद्र है झारखंड की, तो हमने एसपी साहब को बता दिया कि हम लोग को चलना है। तो हम लोग तत्काल वहां पहुंच गए और हम पहुंचने से पहले ही ऑलरेडी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, फिर उसके बाद वहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ और वहां के लोकल ग्रामीण और जो एनडीआरएफ की टीम भी ऑलरेडी थी वहां। तो उनके मदद से ऑलरेडी जो है 11 लोगों को वहां रेस्क्यू किया गया था। और मुझे जो जानकारी मिली है 11 लोग हम लोगों ने जो सदर हॉस्पिटल को जो रेफर कर दिए थे उसके आधार पर हम लोगों ने 11 लोगों को लिए, लेकिन कुछ लोगों को वहां के स्थानीय लोग और वहां के केबल ऑपरेटर लोगों ने भी हटाया। तो हमको वहां जाते ही सबसे पहले ये देखना था कि सिचुएशन असेस करना था कि क्या सिचुएशन है, कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और हम लोगों को अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। क्या ये जिला स्तर से इसको किया जा सकता है या इसको हम लोगों को हायर अप्स पे मदद की जरूरत पड़ता है। और खासकर वो तब तक सनसेट भी हो गई थी। तो हम लोग सिचुएशन असेस किया और सभी टेक्निकल लोगों से बात किए। तो फाइनली यही नतीजे पे आए कि ये जो काफी ऊपर जो है लगभग 12 ट्रॉली जो बहुत हाइट में है, स्टीप में है, तो वो एक ऑप्शन है इसके द्वारा है एरियल के माध्यम से उनको हम लोग निकाले वहां से। टोपोग्राफी बहुत मुश्किल है उस जगह की, काफी डिफिकल्ट टोपोग्राफी है और स्टीफ उधर क्लिफ है और वो रोपे भी ऐसा है कि मतलब वो इतना एंगल पे है तो वहां कोई आसानी से मतलब वहां जा ही नहीं सकता उसके ऊपर। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को राज्य सरकार से बात करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी ये सूचना हम लोगों ने दे दिया और वो भी काफी चिंतित है। उन्होंने तुरंत बताया कि जो राज्य सरकार खासकर विभागीय स्तर से जो मदद चाहिए इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए उन्होंने बताया और उन्होंने पल की सारा चीज बताने के लिए हमको बताया। तो फिर उसके बाद एक सवाल मंजूनाथ जी, एक सवाल यहाँ पर ये है, अमूमन हम जिस मंजूनाथ भजंत्री जी को जानते हैं ही इज अ काम पर्सन, अमूमन वो गुस्सा उस्सा नहीं होते हैं। परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक तरफ आप हैं एक तरफ सांसद साहब हैं। वो सिचुएशन ऐसी थी जहां पर मतलब ऐसा लगा कि वहां पर सब लोगों को एक हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मतलब कहां जहां पर एक्शन की जरूरत है वहां पर थोड़ी सी राजनीति आ गई। तो मतलब क्या लगता है, क्योंकि आज का मैं उनका बयान भी सुन रहा था, ही इज डिमांडिंग अ क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट यू, मतलब उनका कहना है कि आपके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा होना चाहिए। तो मुझे पता है कि आप कोई पॉलिटिकल बयान या कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपका रिएक्शन इस पे क्या है, क्या देवघर डीसी इसको कैसे देखते हैं इस मामले को? वो तो माननीय सांसद महोदय है और उनको मैं संपूर्ण आदर करता हूं और लेकिन उस समय हमारे जो माइंड में जो चल रही थी सिर्फ एपी था, कैसे हम लोग लोगों की जान बचाए और खासकर हम लोगों को क्विकली सिचुएशन को असेस करना था। और वहां किसी तरह का वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में अगर हम लोग उलझ जाएंगे, एक एक मिनट भी वहां महत्वपूर्ण रहता है जी। और खासकर जो भी इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं उस समय वो 2x2 या बहुत छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है जो काफी रूडिमेंट्री है और वो रोपे, वो जो मेंटेनेंस रोपे है जो वहां के एक्सपर्ट टेक्निकल टीम जो है उसको यूज करती है और माननीय महोदय के द्वारा वहां अचानक बैठ गए और वहां के जो एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर थे उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इसको चला लीजिए और वहां के टेक्निकल पर्सन को भी चला लीजिए। और हमने तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने तुरंत बताया कि नहीं ये कुछ फिर से और एक बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है, आप इसको रोक लीजिए। तो उसके बावजूद उनके अनुरोध के बाद भी नहीं रोक पाए। तो हमको आके
उनकी जान की सुरक्षा और अन्य जितने भी लोग वहां फंसे हुए थे उनकी जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को काम करना है, वही हमने अपना जिम्मेदारी निभाया। जी, चलिए। अगर इसमें उनको अगर किसी तरीके अगर भावनात्मक अगर फीलिंग हुआ है तो वो हम कोई गलत भावना से नहीं किए हैं। वो लोग जो फंसे हुए थे उनकी हमारी मतलब एक सेकंड बिल्कुल हम समझ। एक मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी उस वक्त पे ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा जाने कैसे बचाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूनाथ भजंत्री साहब, बहुत शुक्रिया आपका मंजूनाथ भजंत्री साहब कि आपने दिल से न्यूज़ 11 भारत से बात की, जनता तक इस हादसे को लेकर के जो भी छुपे हुए तथ्य थे वो पहुंचाए आपने। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री साहब। बहुत शुक्रिया मंजूनाथ भजंत्री जी, आपने अपना वक्त दिया हमें और जो आपने बातें की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब कुल मिलाकर के देखिए, मंजूनाथ भजंत्री साहब से हम जुड़े हुए थे और अब चूंकि इस बात अब हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे, एक के बाद एक हमारे पास साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे। इस बीच देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 20 रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। ये 20 तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। ये तस्वीरें आपको देखना बेहद जरूरी है। देखिए, ये तस्वीरें यूं होता है कि हम लोग जो टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, इन्हें ही जीवन में कभी कभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। आप तो आम जनता है। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आपने अपने जीवन में कभी इतने क्लोज में अगर किसी हादसे में फंसे नहीं होंगे तो किसी रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा होगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कल आपने एक तस्वीर देखी, दिल दहलाने वाली तस्वीर देखी कि एक शख्स को रेस्क्यू करते 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 वो नीचे गिर जाता है। आज भी आपने एक तस्वीर देखी कि एक महिला को रेस्क्यू करते करते वो नीचे गिर जाती है। इससे पहले भी एक मौत हो चुकी थी, यानी 3 मौतें हुई। सवाल है, इन 3 मौतों का दोष किस पर लगेगा? इसका पाप का भागीदार कौन है? झारखंड हाईकोर्ट ने भी आज यही पूछा कि भाई इसका दोष किसका है। स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया और खुशकिस्मती से उसमें से एक मीडिया रिपोर्ट हमारी थी। उस रिपोर्ट को तैयार करने वाले शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये दोष किसका था, इसको लेकर के एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले उस रिपोर्ट को देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, इन मौतों का दोष किसके सिर जाएगा? दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों का जिम्मेदार किसे माना जाए? देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने लिया है संज्ञान। 25 अप्रैल को मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड को दिए गए ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सुनवाई होगी। सरकार ने कोलकाता की कंपनी को यह ठेका दिया था। देवघर रोपवे की ऊंचाई 800 मीटर है। रोपवे के जरिए 24 केबल कार से पर्यटकों को ऊपर पहुंचाया जाता था। त्रिकूट पर्वत की 3 पहाड़ियों की दूरी रोपवे के जरिए 10 मिनट में तय की जाती थी। इसके लिए एक व्यक्ति से 65 रुपए और राउंड ट्रिप को लेकर 130 से 135 रुपए लिए जाते थे। एक केबल कार में 4 से 6 पर्यटकों को ऊपर तक ले जाया जाता था। घटना के दिन दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड के मैनेजर समेत अन्य कर्मचारी भाग गए थे। आज कोर्ट के बैठते ही मैंने भी एक अखबार का एक कटिंग लेकर के पहुंचा था कि इस मैटर पर कोर्ट सो मोटो संज्ञान ले, लेकिन चीफ साहब और जस्टिस सुजीत नारायण जी बैठते के साथ ही एडवोकेट जनरल को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने रोपवे के मैटर को लेकर के एक सरकार से रिपोर्ट मांगा कि आप इस पर अब तक जो घटना घटी से लेकर अब तक जो हुई है उसका एक रिपोर्ट 26 तारीख के लिए पुनः इस केस को सुनवाई के लिए गया। इसी दौरान मैंने कोर्ट को ये संज्ञान में लाया इस बात को कि ये रोपवे का मैटर के लिए, जबकि 2009 में ही एक इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी थी कि ये प्रॉपर देखरेख नहीं चल रहा है, इसको बढ़िया से
जांच करके सही ढंग से चलाने की ज़रूरत है। उस रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए सरकार ने प्राइवेट कंपनी जो चला रही थी, जिसको इन्होंने टेंडर दिया हुआ था, जिनका 2019 में ऑटोमेटिक समाप्त हो गया, इसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहे थे, इसको इग्नोर करके ही चलाया है। प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट। जो इंसिडेंट हुआ है 2 दिन से जो पेपर में आ रहा है, उस बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें कोर्ट ने जानकारी मांगी है। एक रिपोर्ट हमने आज कोर्ट को बता भी दिया है, ऑनरेबल कोर्ट को, कि एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट कर दिया है। उसकी रिपोर्ट जो भी समीक्षा होगा, उसका टेक्निकल कमेटी जो रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इतना ही नहीं, कल हुई मौतों के बाद शव को बीच सड़क पर रखकर आज लोगों ने प्रदर्शन किया। है कि कल राकेश मंडल नाम का जो व्यक्ति है, जो यहाँ जिनकी लाश पड़ी हुई है, कल इनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे थे जवान लोग। इनको बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए सिर्फ हाथ में बेल्ट लगा रखा था और उसी से इनको खींच रहा था, जो ये गिर गए, वो लोग खींच नहीं पाया। अब आप बताइए कि ये लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? कैसे मरा ये, कैसे गिरा? और इतना आदमी नहीं गिरा, लेकिन ये क्यों गिर गया? क्योंकि ये सरासर लापरवाही है, हत्या है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है, तो वहीं गोड्डा सांसद ने इस मामले में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और वरीय पदाधिकारी को पहले से ही इस संदर्भ में निर्देश दिया जा चुका है और इस बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, क्या इसकी वजह रही, इसमें क्या कौन दोषी पाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, इसमें कितनी बेहतर से बेहतर जांच की जा सकती है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। 3:30 पौने 4 बजे ये घटना हुई। आपको आश्चर्य होगा कि 6 बजे तक उन्होंने अपने किसी उच्च अधिकारी को जो है ये सूचना ही नहीं दिया, उनको ये कैजुअलिटी के बारे में पता ही नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी ने नेग्लिजेंस किया और किसी के कारण यदि इतना बड़ा ऑपरेशन यदि रुका, तो उसमें यहाँ के जिला उपायुक्त निश्चित तौर पर दोषी हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इसके ऊपर निश्चित तौर पर संज्ञान लेंगे और इनके ऊपर जो है मृत्यु का मुकदमा दाखिल। अब इस मामले में अगली सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि राज्य सरकार इसमें क्या पक्ष रखती है और सीएम हेमंत सोरेन जिस जांच की बात कर रहे हैं, क्या उसकी रिपोर्ट अगली तिथि तक सरकार कोर्ट के सामने रख पाती है या नहीं। रांची से आयुष के साथ देवघर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हाईकोर्ट ने आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया था और इसमें से एक मीडिया रिपोर्ट हमारी भी थी। न्यूज़ 11 भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 11 भारत के अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित जी, कुछ पॉइंट्स आपने भी उठाए थे कल। हमने देखा कि जिन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है कोर्ट ने, उसमें से कुछ हमारी भी है। क्या वो तकनीकी, चूंकि अभी देवघर डीसी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत हो रही, तो वो बोले कि नहीं, आप इसको खारिज नहीं कर सकते हैं, एकदम टेक्निकल गलती तो है ही, एकदम निस्संदेह है कि इतना तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल गलती है ही। अमित जी, क्या लगता है क्या हुआ है असल में? रोपवे शुरू हुआ, इस तरह की घटना होनी थी, यह न्यूज़ 11 भारत दावे के साथ कहता है, क्योंकि 2009 में जिस टेक्निकल टीम को जिम्मेवारी मिली थी कि रोपवे की क्या सुरक्षा है, रोपवे चलाने के लायक है नहीं, आम पब्लिक के लिए इसे चालू किया जाए या नहीं, कितना सुरक्षित है, ये सारे पैमाने के लिए उस समय के पर्यटन विभाग के द्वारा एक टेक्निकल टीम बनाई गई थी। उस टीम में बीआईटी मिश्रा के टेक्निकल विंग के एचओडी थे, जो कंपनी बना रही थी उसके इंजीनियर्स थे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मैकेनिकल विंग के इंजीनियर थे और भी दूसरे जगह के इंजीनियर थे। इन सबों की एक पूरी टीम बनी थी। उस टीम ने पूरे रोपवे के विभिन्न पहलुओं की जांच की, कितना ये रोपवे सुरक्षित है, क्योंकि जो त्रिकुट पर्वत पे रोपवे है वो अपने आप में एक अलग है, वो 3 स्टेज में रोपवे है। एक थोड़ा लेवल में है और जो सबसे आखिरी स्टेज है वो एकदम से 41 डिग्री, मतलब उसको एक तरह से कह सकते हैं कि आप 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, 90 से थोड़ा कम, चढ़ाई, एकदम सीधी चढ़ाई है। वहां जो केबल का टेंशन है वो उस टेंशन पे अधिक लोड होता है, तो वहां पर आपरूपी जो उस रोपवे में चढ़े होंगे, जो केबल कार में यात्रा किए होंगे त्रिकुट पर्वत पे, उन्होंने देखा होगा कि ऊपर से उतरते समय और नीचे से चढ़ते समय उनके केबल कार हिलने लगते हैं। तो उस वह भी एक हिलना भी असुरक्षित है, क्योंकि देश में 13-14 बड़े रोपवे हैं, राजगीर है, जम्मू कश्मीर है, एमपी है,
बहुत सारे रोपवे हैं जो मतलब आज सुरक्षित ट्रेवल रोपवे को कहा जाता है। ऐसे में उस टेक्निकल टीम ने कहा था कि यह कंपन असुरक्षित है और भविष्य के लिए हानिकारक है स्पष्ट रूप से। फिर टेक्निकल टीम ने कहा था कि जो एक केबल में टेंशन उत्पन्न हो रहा है यह भविष्य में खतरा पैदा कर सकता है। जो अत्यधिक टेंशन उस चढ़ाई के कारण वहां पे लोड होने की वजह से, ये टेक्निकल चीजें हैं। मैंने इस संबंध में जो उस टीम के इंजीनियर थे 2-3 उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि 2009 में जब जनवरी से दिसंबर तक राष्ट्रपति शासन था, हम लोगों ने मई जून में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपी थी। उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो केबल का टेंशन है इस पे अत्यधिक लोड होने से कभी भी केबल क्रैक हो सकता है, टूट सकता है, जो आज हमें देखने के लिए मिला। वहां पे बताया भी लोगों ने कि रामनवमी के कारण भीड़ अत्यधिक हो गए थे। उस केबल पर 16 केबल कार चलाने की क्षमता है, लेकिन संभवतः उस पे 20 या 22 केबल कार भेज दिए गए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे में उस केबल पर टेंशन आया अत्यधिक लोड का, जिसकी वजह से वो केबल क्रैक हो गया, टूट गया। चूंकि जिस केबल का इस्तेमाल वहां हुआ है, अपनी टेक्निकल टीम ने बताया है कि वो केबल ठीक है, सुरक्षित केबल है। 14 देशों के रोपवे में उस केबल का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। और वो केबल कहीं बाहर नहीं बनता है, केवल झारखंड की ही कंपनी बनाती है। अच्छा। उस कंपनी के द्वारा वहां केबल लगाया गया। समझ गया। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे इस मामले में तकनीकी पहलू और समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन से भी मिलें, उनके साथ जुड़े। कोशिश हमारी है कि सांसद निशिकांत दुबे भी हमारे साथ जुड़े। ऐसे दर्शकों को हम बता दें कि कभी भी निशिकांत दुबे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अभी थोड़ी देर में हो सकती है, संभावना है कि अभी ही कर लेंगे वो, तो हम वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको दिखानी है। अभी हमने आपको बहुत सारी वो चीजें दिखाई जो आपने कहीं नहीं देखी है। सबसे बड़ी कवरेज है ये ऑपरेशन त्रिकूट की। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। आखिरकार सफल रहा, मौत से पंजा लड़ा करके जिंदगी आखिर जीत ही गई। 45 घंटों की अथक मेहनत का नतीजा निकला कि 46 लोग जिंदा हैं, स्वस्थ हैं। एयरफोर्स, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, स्थानीय लोग, सबकी तारीफ बनती है। मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं बैठा। मैं इसे लेकर के सवाल तो नहीं खड़ा कर सकता कि भाई 2 लोगों की मौत कैसे हुई। हम इस बात को लेकर के खुश हैं कि 46 लोगों को हमने बचा लिया। ऐसा कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में हमारे देश ने, झारखंड ने देखा होगा। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हम कोशिश कर रहे हैं। 22 तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं कि कैसे 20 तस्वीरें कि कैसे वो अद्भुत तस्वीरें जो शायद निकट भविष्य में आपने नहीं देखी है। एक बार उन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें कैसी हैं? अद्भुत तस्वीरें हैं। निकट भविष्य में आपको देखने को शायद ये तस्वीरें ना मिले। 46 लोगों की फिलहाल राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। मंत्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी आ रही। अच्छा, हफीजुल हसन साहब, 45 घंटे की अथक मेहनत, तमाम चीजें हमने देखी। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं आप। एक एक शख्स बधाई का पात्र है जिसने इन 46 जानों को बचाने में कोई भी भूमिका निभाई। एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मंत्री हफीजुल हसन, इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की, और जिस तरह से जिस जगह फंसे हुए थे उस जगह से निकालना बहुत कठिन था,
मैं तो वहां कल दिन भर, आज जब तक सब सारा रेस्क्यू नहीं हो गया, सारे लोग नहीं निकल गए, तब तक थे। फिर हॉस्पिटल भी गए, वहां भी सबसे हालचाल लिए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें कि 48 में हम लोग 45 आदमी को सुरक्षित निकाल लिए। 3 आदमी को मैंने खोया, हम लोगों ने खोया, लेकिन एयरफोर्स का और एनडीआरएफ का, जिला प्रशासन का, वहां लोकल लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला, जो इस तपती धूप में और जिस जगह ये ऑपरेशन चल रहा था पहाड़ वहां था, एक तरफ बहुत ऊंचा पहाड़ रहने के कारण जो हेलीकॉप्टर है वो वहां चॉपर वहां स्थिर नहीं रह सक रहा था जी। और लेकिन इसके बाद भी हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हफीजुल जी, मेरी कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही, तो वो तो कह रहे थे, मतलब जो लोगों का वहां का कहना है, क्या ये सच है कि आपको पहुंचने में वहां थोड़ी देर हो गई, आप कुछ दुकानों के उद्घाटन में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रह गए थे, ऐसा कुछ? क्या सच क्या है? मंत्री जी खुद ही बताएंगे। देखिए, हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, न बोलेंगे। वो हमको पता 5:45 बजे चला, जब हम देवघर का मैं एक 4:30 बजे के लगभग में एक दुकान का उद्घाटन था। फिर वहां मस्जिद में हम नमाज पढ़े 4:45 बजे, 5 बजे 5:15 बजे वहां से हम चले मधुपुर के लिए। तो रास्ते में ठीक 5:45 बजे मुझे पता चला कि इस तरह रोपवे है, उसका जो पुल्ली से रोप नीचे उतर गया, उसमें कुछ हताहत हुआ। फिर हम तुरंत डीसी साहब से बात किए। डीसी साहब बोले कि हाँ, हम एसडीओ साहब को भेज दिए हैं और सारा टीम, हम लोग भी, एसपी साहब हम लोग भी पहुंच गए हैं। फिर 6 बजे के करीब डीसी साहब, एसपी साहब सब पहुंच गए। चलिए, फिर रामनवमी भी था। मतलब इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है ना हफीजुल जी, कि हफीजुल अंसारी की तरफ से कहीं पर कोई कोताही बरती गई है? नहीं, उसमें कोताही बरतने का सवाल ही नहीं है। और फिर हम रात में ही अपने सेक्रेटरी से बात किए और सारे लोगों से बात किए। सीएम स्थानीय लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर सांसद निशिकांत दुबे नहीं रहते तो प्रशासन दर्शकों को नहीं बचाने सकता। जो फैक्ट बात है मैं वो बता रहा हूँ आपको। नहीं, देखिए, वो रात में गए हैं, ठीक है, इसमें सच्चाई है। रात में आप मान रहे हैं ना ये बात? मतलब सांसद ने इसमें हीरोइक भूमिका निभाई है, इस बात को आप भी मान रहे हैं, मतलब कि है ना? देखिए, सुनिए, कुछ दिखावा होता है, कुछ हकीकत होता है। सीएम साहब से 1 बजे रात तक हम उस दिन बात किए हैं, लाइनअप हुआ है। सेक्रेटरी जो मेरा अमिताभ कौशल जी हैं वो लगे हुए हैं, डीसी साहब लगे हुए, तो या फिर सुबह से एयरफोर्स के जवान सब लगे हैं। तो कोई चीज दिखाने का होता है। चलिए, मतलब चलिए, ठीक है, आप सच बोले, यही अच्छी बात है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। देखिए, अब हमारे साथ गोड्डा सांसद निशिकांत, बहुत शुक्रिया हफीजुल साहब, और अब हमारे साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी जुड़ चुके हैं। गोड्डा सांसद साहब, सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी दे दूं, हफीजुल अंसारी साहब भी मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में सांसद निशिकांत दुबे का जो रोल है वो हीरोइक रहा। मेरे स्थानीय लोगों से बात हो रही तो वो कह रहे थे कि भाई अगर सांसद नहीं रहते तो प्रशासन जो है वो दर्शकों को नहीं बचाने सकता। मैं मुफट आदमी हूं, जो सच बात हो एकदम डंके की चोट पर बोलता हूं। सांसद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि इन लोगों के बोलने से कुछ नहीं। हफीजुल जी का जो है दूसरा तीसरा भी बयान मैंने मुख्यमंत्री का देखा। अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी का साहबगंज जिला है। अभी आपको पता है कि गंगा में दुर्घटना हो गई, जहाज डूब गया, ट्रक समाहित हो गया, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर उसमें डूब गए बेचारे। पिछले 15 दिन से न ट्रक निकाला गया है, न ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। जो मुख्यमंत्री अपने जिले का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकता है, वो मेरे जिले का रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा। दूसरा मैं बताऊं कि अभी जस्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केंद्रीय गृह सचिव ने सारे मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है और सारे मुख्य सचिव को देवघर के रोपवे के इंसिडेंट की जो है घटना की याद दिलाई है
और कहा है कि जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जांचने की रोपवे चलने लायक है कि नहीं है। अब आप समझें कि हफीजुल साहब पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है, अभी तो बेचारे कुछ ही दिन पहले बने हैं, मुख्यमंत्री तो मंत्रियों को काम नहीं करने देते हैं। एक भी सर्टिफिकेट है जो नेशनल हाईवे से लिया है? 2019 में आपको बताऊं इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया। 3 साल बिना एग्रीमेंट के कोई आदमी इस रोपवे को चला रहा है, तो जिला का उपायुक्त जो है वो बैठ के क्या कर रहा है? वो केवल कलकत्ता घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, दिल्ली बंबई घूम रहा है, किसके खर्चे पर घूम रहा है, ये जांच का विषय है। दूसरा, आपको एक बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूं, सेंसेशनल बात बता रहा हूं कि ये घटना 3:30 पौने 4 बजे हुई और आपको पता है कि शाम 6 बजे तक इस जिला उपायुक्त ने मुख्य सचिव तक को नहीं बताया था। मैंने मुख्य सचिव को सूचना दी शाम 6 बजे कि इस तरह की घटना हो गई। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड होते हैं, किसको बचाने की कोशिश हो रही थी? हाफिजुल जी का रोजा चल रहा है, नमाज चल रहा है, मेरे छोटे भाई हैं और मेरा सभी विधायकों से बहुत अच्छा संबंध है अपने यहाँ। लेकिन जब उनको पता चल गया कि इस तरह की घटना हुई तो उनको दूसरे दिन के 12 बजे नहीं आना चाहिए था। उनको कम से कम मान लीजिए रात में नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो सुबह तो कम से कम 6 बजे आ जाना चाहिए था, 7 बजे आ जाना चाहिए था। फोन पर बात क्या करते? वो थोड़े रेस्क्यू कर रहे थे। अरे वहां जो परिजन थे उनको सांत्वना देना था। वहां जो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम आई, सेना की टीम आई, एयरफोर्स की टीम आई, उनके खाने पीने जो है सोने की व्यवस्था करनी थी। मैं तो बैठकर वही कर रहा था, मैं तो यही कोऑर्डिनेट कर रहा था कि उन्होंने फ्रूटी पिया कि नहीं, उन्होंने फ्रूट्स खाया कि नहीं, उनको कोई सुविधा तो नहीं है। आपको यही काम करना था ना, वहां परिजनों से बात करना था। और मान लीजिए कि कुछ लगता है कि नहीं ये हेलीकॉप्टर काम नहीं करेगा तो गृह सचिव से बात करिए, गृह मंत्री से बात करिए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये कह रहे कि मुख्यमंत्री जी रात में जगते रहे। मुख्यमंत्री ऐसे भी रात में जगते हैं, दिन में वो सोते हैं, 11 बजे सो के उठते हैं वो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब 5:30 बजे पता चल गया कि ये हेलीकॉप्टर आने वाला है तो इसका तेल का व्यवस्था तो जिला उपायुक्त को करना चाहिए था ना। ये बड़ा बाबाई लूटने की बात करते हैं। वहां से जो है एटीएफ नहीं आया। 10 साढ़े 10 बजे जब एटीएफ आया तो जो है हेलीकॉप्टर काम कर पाया। तो 5 घंटा उस रेस्क्यू ऑपरेशन को डीसी ने रोका। तो इसमें दोषी मैं हेमंत सोरेन जी के ऊपर केस करने की बात करूं कि हाफिजुल भाई को कोई जानकारी नहीं है वो बात करूं, या जिला उपायुक्त जो कि मर्डरर है, 302 का अभियुक्त है, उसके लिए मैं बात करूं? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो 3 घंटे तक उसने अपने मुख्य सचिव को नहीं बताया और सुबह जो है 5:30 बजे उसने रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होने दिया। तो इसमें कई एक बातें हैं जो कि सोचनी है, विचारनी है, और मुझे लगता है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो कमेटी बनाई है केवल आईवास कमेटी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बनाना चाहते हैं। हाफिजुल साहब ने यदि बताया कि ये एग्रीमेंट खत्म हो गया था तो जिला उपायुक्त के ऊपर नेग्लिजेंस का केस करके 302 का मुकदमा चालू करना चाहिए। निशिकांत जी, अभी कुछ देर पहले देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि सांसद आपके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई आपके ऊपर मर्डर का केस चलना चाहिए, कि आप सबसे पहले तो वहां पर देर से पहुंचे, आपने अपने किसी आला अधिकारी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो उन्होंने बताया कि जैसा कि उन्होंने बाकायदा मुझे ही कोट करते हुए कहा कि जैसा कि आपको पता है कि रामनवमी का दिन था, मेरी नजर पूरे देवघर में तमाम जुलूसों को लेकर के लगी हुई थी। 5 बजे मुझे जानकारी मिली, किसी वरीय अधिकारी ने उनको फोन किया कि भाई त्रिकुट में कोई ऐसा हादसा हो गया है। 6 बजे मैं बता रहा हूं ना, वरीय अधिकारी ने उनको मुख्य सचिव ने फोन किया, जिला उपायुक्त को मुख्य सचिव ने। मुख्य सचिव जब पता चला तो सुखदेव सिंह जी बड़े अच्छे अफसर हैं, मैं मतलब आप ये समझिए कि मैं विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं। सुखदेव सिंह साहब जब पता चला तो उन्होंने निश्चित तौर पर गृह सचिव से बात की, जो भी एक्टिविटी है उन्होंने की। रात भर वो जगे हुए थे, मेरी भी बात हो रही थी सुखदेव सिंह साहब से। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी को भेजा। सरकार का दूसरा चेहरा ये भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, उपायुक्त हैं और ये जो पूरी सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों का एक ऐसा है कि मुख्य सचिव चाहकर भी बहुत काम नहीं कर सकते। एक सवाल और निशिकांत जी, जो मैंने एक आखिरी सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे, मैं एक वीडियो वायरल हो रहा था परसों, हमारे पास भी वो वीडियो है जिसमें आपके बीच में और देवघर डीसी के बीच में बहस चल रही है जी। उसको लेकर के मैंने देवघर डीसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक मजिस्ट्रेट के तर्ज पे वहां पर था, मेरी जिम्मेदारी बन रही थी कि मैं कैसे करके लोगों की जान बचाऊं।
तो वहां एक ऐसी जगह जहां पर सांसद साहब बैठे हुए थे, वो जाना चाह रहे थे, जो कि मतलब लोगों के लिए भी सेफ नहीं था, उनके लिए भी सेफ नहीं था। तो एज अ मजिस्ट्रेट मैंने उसका विरोध किया था। अब सांसद का इसको लेकर के पक्ष क्या है? देखिए क्या है कि 48 लोग फंसे हुए थे। उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि वो जिएंगे कि बचेंगे। मैं ये कह रहा था कि डीसी साहब यदि जाना चाहते तो डीसी साहब चले जाएं, एसपी साहब जाना चाहते हैं तो एसपी साहब चले जाएं, या नहीं तो मैं चला जाऊं और उस रेस्क्यू के केबिन से हम बताएं लोगों को कि मैं जिला उपायुक्त हूं, मैं आपको बचाने के लिए आया हूं, आप सुरक्षित रहिए, सुबह हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हम आपकी जान बचा लेंगे। हौसला अफजाई करना था। उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। तो मेरा दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है कि मैं 400 मीटर जो है चढ़ाई करके गया और टॉर्च लेके जो है, मैं आपको बताऊं कि उसको 1 करोड़ लोग देख चुके हैं। टॉर्च लेकर मैं लोगों को कह रहा हूं कि मैं निशिकांत दुबे सांसद हूं और मैं आपको बचाने के लिए आया हुआ हूं, मेरी पूरी टीम यहाँ है। तो मैं ये कहना चाहता था, इस उपायुक्त को यदि सब चीज में सावन के अंधे को यदि सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, सब कुछ, मजिस्ट्रेट क्या होता है भाई? आज सत्ता है, कल को सत्ता नहीं होगी। मैंने तो उपायुक्त को बताया कि आज मैं सांसद हूं, कल को सांसद नहीं होऊंगा। आज आप अधिकारी हो, कल को अधिकारी नहीं हो गए। लेकिन जो व्यक्तिगत स्वभाव और संबंध है, जो लोगों के साथ हमेशा धमकी देना, आज भी परिजन, आपको पता है कि जो कैजुअलिटी हुई, उनके परिजनों को जो है धक्का मार के बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं आप किसी से बात नहीं करिए। अरे जिसका परिजन फंसा हुआ है वो तो बात करेगा ना, उसको समझाने की बात है कि उसको मजिस्ट्रेट का पावर दिखाने की बात है। इसने तो ऐसा चौपट कर रखा, इसको इतना घमंड है अपने पद का कि आप सोच ही नहीं सकते। निशिकांत जी, तो इसको लेकर के मतलब आगे क्या, इसको लेकर के कुछ आपने प्लान किया? इसको लेकर के आप केंद्र तक जाएंगे, शिकायत विकायत भी करेंगे क्या केंद्र को? चूंकि जैसा मुझे जानकारी मिल रही थी कि निशिकांत जी के थ्रू ही केंद्रीय गृह मंत्री लगातार आपसे कांटेक्ट में थे, पल पल की वो भी आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे कि भाई सारी चीजें कैसी चल रही है, नहीं चल रही है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग, अब तक मैंने सोशल मीडिया में देखा कि सोशल मीडिया में आप ट्रेंड कर रहे हैं इसको लेकर के कि भाई एक हीरो के तर्ज पर आपको पेश किया जा रहा है। देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमने स्थानीय लोग, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और आरटीबीपी के संयुक्त सहयोग से जीता। पन्ना लाल जैसे लोग हीरो बने। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज जो मुख्य सचिव ने, जो गृह सचिव ने चिट्ठी लिखी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ट्विटर पर होगा होम मिनिस्ट्री के। ये पूरा गृह मंत्रालय और गृह मंत्री, मैंने यही कहा ना कि मुख्यमंत्री अपने साहबगंज जिले का रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री से बात की, गृह मंत्री जी को मैंने जानकारी दी, गृह मंत्री जी मेरे से लगातार टच में रहे। यदि ये केंद्र सरकार, गृह मंत्री एक्टिव नहीं होते तो मैं इतने लोगों की जान नहीं बचा सकता। यदि कोई हीरो है इस पूरे एपिसोड में, उस आदमी का नाम मोदी है तो मुमकिन नरेंद्र मोदी है, और उनके सहयोगी के तौर पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिनके कारण हम देवघर में इन सारे लोगों की जान बचा पाए। मेरी ताकत वही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी ताकत है, मेरा नेतृत्व मोदी जी ताकत है और गृह मंत्री अमित शाह जी ताकत। चलिए निशिकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आप साधुवाद के पात्र हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं कि भाई ऐसी जो इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया, आईटीबीपी के जवान, इंडियन एयरफोर्स के जवान, एनडीआरएफ के जवान, स्थानीय लोग, और उन लोगों का हौसला बढ़ाते निशिकांत दुबे की वो तस्वीर हमने देखी जो अमूमन किसी राजनीतिक शख्सियत को देखा नहीं जाता है। तो इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र हैं। बाकी सोशल मीडिया आपको सब कुछ बता ही रहा है, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते ही हैं, तो आपसे कुछ छिपा नहीं है, हमसे कुछ छिपा नहीं है, जनता से सब कुछ छिपा नहीं है। जनता सब जानती है, महादेव की कृपा देवघर नगरी पर बनी रहे। साधुवाद के आप भी जो है ये हैं, हम आपको साधुवाद देते हैं। मुझे लगता है कि न्यूज 11 की पूरी टीम जो है उस दिन शाम 5 साढ़े 5 बजे के बाद से लगातार जो है ये 47-48 घंटे तक आपकी भी टीम वहां मौजूद रही। आपके जो संवाददाता अभी मेरे बगल में है, मैं जब पहुंचा देवघर में उस साइट पर तो सबसे पहले आपके संवाददाता से मुलाकात हुई। तो इसलिए साधुवाद और बधाई के पात्र आपका चैनल भी है, जिसने कि सब कुछ सच दिखाने की कोशिश की और इस तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता की। मैं आप लोग को, आपके माध्यम से आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद सांसद साहब, धन्यवाद। तो ये थे सांसद निशिकांत दुबे,
हमने हर पक्ष आपको दिखाया, हर शख्स से बातचीत की जिससे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के हर वो चेहरा जो जुड़ा हुआ था, हमने हर पक्ष आपको दिखाने की कोशिश की। हम देवघर के डीसी से जुड़े, हम पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन से जुड़े, हम सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े, और हर वो बात, हर वो सवाल जो पूछा जाना चाहिए था हमने पूछा, बेझिझक पूछा, बेधड़क पूछा, क्योंकि सच है तो दिखेगा। हमने सच दिखाने की कोशिश की है। त्रिकूट हादसे पर हमारी कवरेज आज यही नहीं रुकेगी, बहुत जल्दी इसके अंदर की खबर भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर त्रिकूट हादसे के अंतःकरण में है क्या, आखिर अंदर में है क्या। तो कुल मिलाकर के 45 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन 45 घंटे से ज्यादा का था, इसमें हर वो शख्स, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हर वो शख्स, चाहे राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, एयरफोर्स हो, स्थानीय लोग हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। हमारा काम है सवाल खड़े करना, हमने सवाल खड़े किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 46 लोगों की जान बची है, और इस 46 लोगों की जो जान बची है, जो जिंदगी जीती है, इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है उन तमाम लोगों के लिए। न्यूज 11 भारत परिवार सैल्यूट करता हूं तमाम लोगों को जो अपना घर परिवार सब छोड़ करके इस कड़ी धूप में, इस कड़ी गर्मी में इन 46 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे, तो उनको सैल्यूट है। डंके की चोट में फिलहाल यही तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।